आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट शख्सियत आशीष में। आज का हमारा इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 10वां क्लास है और आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड हमारा एक न्यू चैप्टर है, न्यू टॉपिक है राष्ट्रपति से रिलेटेड। तो आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, यानी उनका जो पावर है, राष्ट्रपति का पावर है वो कौन कौन पावर है, हम इसको डिटेल से आज इसका अध्ययन करेंगे। तो हमारा आज भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट का 10वां क्लास है और जिसमें हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का क्या पावर होता है, हम उसको आज आप लोगों को अच्छे से डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो इसमें इस टॉपिक से राष्ट्रपति की शक्तियों से क्वेश्चन हमेशा जो है एग्जाम में पूछा जाता है और ये जो है एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग जो है इसको अच्छे से आप लोग पढ़िए और इसको अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिए। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हम प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप देखिए और हमारे वीडियो के लिंक को आप प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए प्लीज़। तो आज का हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, आज के क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा क्लास का जो टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ठीक है, तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ 7 शक्तियाँ होती हैं, जिसमें जो कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ और राजनयिक शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। तो जो है कार्य संघ की जो है कार्यपालिका का जो है सब राष्ट्रपति के नाम से ही कार्यपालिका शक्तियाँ, मतलब कार्य जो भी संघ की जो है मतलब कार्य व्यवस्था है कार्यपालिका की, सब जो है राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। तो हम यहाँ पे आप लोगों से पूरा एकदम डिटेल डिस्कस करेंगे कि कार्यपालिका शक्तियाँ कौन कौन सी राष्ट्रपति की हैं और राष्ट्रपति की विधायक शक्तियाँ कौन कौन हैं और राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ कौन कौन हैं और राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ कौन हैं और राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ कौन हैं और राजनयिक शक्तियाँ कौन हैं, आपातकालीन शक्तियाँ कौन हैं। हम एक एक जो है शक्तियों को, एक एक पावर को, हम राष्ट्रपति की एक एक पावर को हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है अपने कॉपी में इसको जो है नोट करते हुए चलिए। तो पहला हमारा है कार्यपालिका शक्तियाँ। इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कार्यपालिका राष्ट्रपति की जो कौन कौन सी कार्यपालिका शक्तियाँ हैं और ये जो है उसमें जो क्या योगदान, मतलब कार्यपालिका शक्तियों में मतलब राष्ट्रपति के क्या क्या पावर होते हैं कार्यपालिका शक्तियों में, तो उसको हम डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों से। अगला है हमारा कार्यपालिका शक्तियाँ, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ, यानी राष्ट्रपति की कौन कौन कार्यपालिका शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति की कौन कौन कार्यपालिका शक्तियाँ हैं, इससे संबंधित हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप लोग इसको जो भी यहाँ पे फैक्ट लिखा गया है उसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत अनुच्छेद 53 में संविधान में अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी राष्ट्रपति की जो है कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्तियों, जो संघ की कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित है और राष्ट्रपति इनका प्रयोग अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। यानी संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है और राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करता है या फिर अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के सहयोग से ये जो है संघ की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक, तो नेक्स्ट है कि भारत सरकार के सभी कार्यपालिकीकृत राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। यानी भारत सरकार के जो भी कार्यपालिका से संबंधित काम होते हैं वो सभी काम जो है राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। यानी राष्ट्रपति कार्यपालिका से संबंधित जो भी काम किया जाता है वो राष्ट्रपति के ही नाम से किया जाता है, ऐसा अनुच्छेद 77 में कहा गया है। यानी अनुच्छेद 77 में कहा गया है कि भारत सरकार के सभी कार्यपालिकीकृत राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति के नाम से सभी कार्यपालिकी संबंधित काम
वो जो है राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा अगला अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को संघ के मामले में सूचना पाने का अधिकार है। यानी कि अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि जो है राष्ट्रपति को संघ के मामलों में कोई भी सूचना जानना है तो उसको जो है सूचना मांगने का अधिकार है। यानी कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से उसके मंत्रिपरिषद से संबंधित कोई भी सूचना किसी भी समय प्रधानमंत्री से मांग सकता है, या फिर मंत्रिपरिषद से वो जो है कोई भी जो है निर्णय लिया गया तो निर्णय संबंधित सूचना जो है वो राष्ट्रपति मांग सकता है। ऐसा अनुच्छेद 78 में कहा गया है। और ये कार्यपालिका शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, यानी कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति संघ के मामलों में सूचना प्राप्त कर सकता है प्रधानमंत्री से। यानी कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा, अनुच्छेद 78 के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह जो है अपने मंत्रिपरिषद से संबंधित कोई भी निर्णय की सूचना वह राष्ट्रपति को प्रदान करे। ठीक है, या तो वह स्वयं इसकी सूचना राष्ट्रपति को दे दे, या फिर राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो जो है मंत्रिपरिषद द्वारा कोई भी लिया गया निर्णय उससे संबंधित सूचना वो प्रधानमंत्री से मांग सकता है राष्ट्रपति। ओके, तो जो है अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को संघ के मामलों में सूचना पाने का अधिकार ये अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। यानी कि राष्ट्रपति किसी भी समय जो है प्रधानमंत्री से सूचना मांग सकता है। और किस चीज़ की सूचना? जो भी मंत्रिपरिषद द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है उससे संबंधित जानकारियां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मांग सकता है। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद का गठन करता है। ठीक है, जबकि मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ओके, तो प्रधानमंत्री के बताए हुए सदस्यों को राष्ट्रपति की सहायता से मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। यानी मंत्रिपरिषद का गठन तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन सुझाव कौन देता है? प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। ओके, मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ओके, जबकि मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति करता है। ओके, और राष्ट्रपति कोई भी काम करेगा, मतलब राष्ट्रपति कोई भी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित शक्ति का प्रयोग करेगा तो मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करता है। यानी राष्ट्रपति अपने मन से बहुत कम कुछ काम करता है, लेकिन वो पूरा काम मंत्रिपरिषद के सुझाव पर ही करता है। यानी मंत्रिपरिषद ही सुझाव देता है उसे काम करने के लिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? मंत्रिपरिषद देता है। यानी मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही राष्ट्रपति कार्यपालिका से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करता है। ऐसा अनुच्छेद 74 में कहा गया। यानी अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का गठन करने की बात है, और मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ओके, अब कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ जो है पदाधिकारियों का जो है नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति संघ के मंत्रियों का नियुक्ति करता है, संघ के जितने मंत्री हैं उन सभी का जो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राज्यों के राज्यपाल, जो भी राज्यों के राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ओके, तो उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ओके, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष, यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ओके, राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है। अंतरराज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। और ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 263 में
कहा गया है। अनुच्छेद 263 में प्रावधान है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का, और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित या जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। यानी राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने का पावर राष्ट्रपति के पास है। यानी राष्ट्रपति के द्वारा ही अनुसूचित या जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाता है। ओके, संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित नियम एवं कानून, संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित नियम, सदस्यों की संख्या और उससे संबंधित नियम जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। यानी संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित कोई भी नियम हो, या कितने सदस्य हैं, या फिर अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित जो भी नियम है वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ओके, ये जो है राष्ट्रपति की शक्तियों में, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित कुछ फैक्ट थे जो हमने आप लोगों से डिस्कस किया, और ये सभी फैक्ट एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। अब इसके आगे जो है विधायी शक्तियाँ जो है डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों से, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए प्लीज। अगला राष्ट्रपतिक शक्तियाँ हैं विधायी शक्तियाँ। तो हमारा नेक्स्ट जो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है, मतलब जो राष्ट्रपति की जो अगला शक्तियाँ हैं वो विधायी शक्तियाँ। ठीक है, तो विधायी शक्तियाँ यानी लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर। तो राष्ट्रपति के कौन कौन से लेजिस्लेटिव पावर होते हैं, यानी विधायी शक्तियाँ कौन कौन से राष्ट्रपति के हैं, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपने कॉपी में इसको एक नोट्स बनाते हुए चलिए आप। ओके, तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। विधायी शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। यानी संसद का गठन, संसद का 3 भाग होते हैं, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है संसद का अंग होता है, ऐसा अनुच्छेद 79 में कहा गया है। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद का अंग है और संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यानी जो संसद है, संसद के 3 भाग हैं, एक है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है संसद का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, तो राष्ट्रपति संसद का अंग है, ऐसा अनुच्छेद 79 में कहा गया है। और संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, संसद का अधिवेशन बुलाने, सत्रावसान की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। यानी कि राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाता है और उसका अवसान यानी उसको खत्म करने की घोषणा, सत्रावसान बुलाया, कोई मीटिंग हो, उसको जो है अधिवेशन बुलाता है। संसद का अधिवेशन बुलाने का शक्ति राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं, और राष्ट्रपति जो है अधिवेशन बुलाते, संसद का अधिवेशन बुलाता है और उस अधिवेशन को समाप्त करने की घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और ये सब शक्तियाँ जो है विधायी शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति 1 वर्ष में कम से कम 2 बैठकें बुलाने के लिए बाध्य है। यानी राष्ट्रपति 1 साल में कम से कम 2 अधिवेशन बुलाने के लिए बाध्य है। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा 1 साल में कम से कम 2 जो है बैठकें आयोजित करना, ये जो है आवश्यक है। यानी कि राष्ट्रपति जो है 1 वर्ष में कम से कम 2 बैठकें बुलाएगा वो, और दोनों बैठक मतलब एक बैठक होता है तो उसकी जो अवधि, मतलब जो दूसरा बैठक होता है वो बीच की जो अवधि 6 महीने का अंतर होना चाहिए। 6 मंथ आफ्टर दोनों जो है मीटिंग्स होना चाहिए। ठीक, तो राष्ट्रपति 1 वर्ष में कम से कम 2 बैठकें बुलाने के लिए बाध्य है। ओके, नेक्स्ट है, लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर लोकसभा को कभी भी किसी भी समय वो भंग कर सकता है। ठीक है, यानी कि जो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन 5 साल के पहले भी लोकसभा को प्रधानमंत्री के
प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। ठीक है, तो लोकसभा को भंग करने का जो शक्ति है ये विधायी शक्ति है, जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। ओके, तो लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति, और ऐसा तब करेगा वो जब प्रधानमंत्री उसको लोकसभा को भंग करने के लिए कहेगा, तभी राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। ये जो है, मान लीजिए कोई जब चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, तो लोकसभा की जब पहली मीटिंग होती है तो उस समय जो है ये जो है दोनों ये जो है लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। ओके, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। ओके, नेक्स्ट संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अनुच्छेद 108 के माध्यम से लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो संयुक्त अधिवेशन क्यों होता है? मान लीजिए कोई विधेयक जो है लोकसभा में पास कर दिया गया, कोई विधेयक मान लीजिए कि लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और लोकसभा के द्वारा वह विधेयक पास कर दिया गया, जबकि राज्यसभा में उस विधेयक में कोई मतभेद आ गया और वो राज्यसभा में पारित नहीं हो पा रहा है। तो इस कंडीशन में लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाएगा और राज्यसभा लोकसभा दोनों मिल करके उस विधेयक पर चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर उस विधेयक को पास किया जाएगा। ठीक, तो जो है संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। ओके, नेक्स्ट आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत लोकसभा में करता है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधि को मनोनीत लोकसभा में करता है, यानी लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, ऐसा अनुच्छेद 331 में कहा गया है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत लोकसभा में करता है, लेकिन तब करेगा जब लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति जो है आंग्ल भारतीयों को नियुक्ति करता है। ओके, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट ऐसे विधेयक जिन्हें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है, यानी कि ऐसे कौन कौन से विधेयक हैं जिसकी पूर्वानुमति यानी कि राष्ट्रपति के अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है, अन्यथा वह प्रस्तुत नहीं हो सकता। यदि राष्ट्रपति आदेश नहीं देंगे तो वह विधेयक पारित नहीं किया जाएगा, मतलब उसको पेश नहीं किया जाएगा। यानी कि लोकसभा में या राज्यसभा में कोई विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व राष्ट्रपति से जो है उसका आदेश लेना होता है। तो कौन कौन ऐसे विधेयक हैं जिसका पूर्व अनुमति राष्ट्रपति से लेना आवश्यक है, यानी ऐसा कौन कौन सा विधेयक है जिसका जो है लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत करने के पूर्व राष्ट्रपति पूर्वानुमति आवश्यक है। ऐसे कौन कौन विधेयक हैं? तो धन विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक होता है। तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। तो धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व राष्ट्रपति से पूर्वानुमति आवश्यक है। भारत के संचित निधि से व्यय, यानी भारत से संचित निधि से अगर व्यय किया जा रहा है तो इसकी जो है पूर्व सूचना या पूर्व अनुमति जो है राष्ट्रपति के द्वारा लेना आवश्यक है। ओके, किसी राज्य के निर्माण या किसी राज्य क्षेत्र में कम या बढ़ोतरी या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन या किसी राज्य के निर्माण से संबंधित विधेयक, इन सब का जो है प्रस्तुत करने के पूर्व राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेना आवश्यक है। ओके, अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 के माध्यम से अध्यादेश जारी करता है।
तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो उसका कंडीशन है, मान लीजिए कि किसी भी सत्र में लोकसभा या राज्यसभा दोनों जो है सत्र में प्रस्तुत ना हो, मतलब प्रेजेंट ना हो, उपस्थित ना हो, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो है अनुपस्थित हों, तो इस कंडीशन में राज्यपाल को ऐसा लगे कि कोई काम मतलब कोई जो है काम मतलब अध्यादेश लाना बहुत आवश्यक है, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है। और इसको जो अध्यादेश लाएगा इसकी जो समय सीमा होती है 6 मंथ होती है। अध्यादेश का जो समय होता है 6 मंथ होता है। इसके बाद इस अध्यादेश को लोकसभा राज्यसभा के माध्यम से इसको जो है एक विधेयक ला करके इसको एक कानून में परिवर्तन किया जाता है, अन्यथा यह जो है खत्म हो जाता है, यानी कि 6 माह तक इसको जो है रहता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक, तो जो है अध्यादेश जारी, जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है उसकी जो अवधि होती है तो 6 सप्ताह इसकी अवधि होती है। अध्यादेश का जो है 6 सप्ताह इसकी अवधि होती है। इसके बाद इसके पहले जो है 6 सप्ताह के पहले ही इसको लोकसभा राज्यसभा में एक विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और फिर यह विधेयक बाद में कानून बन जाता है। ओके, और इसको राष्ट्रपति किसी भी समय वापस ले सकता है, ऐसा राष्ट्रपति का पावर है। ओके, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट जो है राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, जिसमें जो है न्यायिक शक्तियां हैं और न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है नेक्स्ट हमारा न्यायिक शक्तियां। तो न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्तियां, यानी कि जो क्षमादान की शक्तियां हैं ये राष्ट्रपति को जो है अनुच्छेद 72 के द्वारा ये शक्तियां प्रदान की गई हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को जो है क्षमादान की शक्तियां किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्तियां हैं वो 72 में दिया गया है। यानी कोई भी जो है कोई अपराध कर रहा है उसको जो है क्षमादान करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति जो मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है या कोई छोटे मोटे अपराध के स्वरूप को भी कम कर सकता है और उसके जो है समय अवधि को भी कम कर सकता है। तो कोई भी अपराध हो उसमें जो है उसको जो है क्षमादान करने की शक्ति ये राष्ट्रपति जो है न्यायिक शक्तियाँ हैं। तो क्षमादान की शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ हैं और ये अनुच्छेद 72 में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 143 के द्वारा राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगने का अधिकार है। तो न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से जो है सलाह मांग सकता है। और ऐसा नहीं है मान लीजिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा कोई सलाह दिया गया तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ओके, तो अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगने की जो शक्ति राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है। ओके, तो राष्ट्रपति को जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो क्षमादान प्रदान करता है उसका वो जो है 3-4 प्रकार के क्षमादान कर सकता है। जैसे जब मान लीजिए कोई मृत्युदंड दिया है तो उसको जो किसी न्यायालय में किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को जो है क्षमादान की शक्तियों के अंतर्गत आता है। या मान लीजिए प्राविलंबन, या मान लीजिए कोई जो है किसी को जो है मान लीजिए किसी को जो है कोई दंड दिया गया है, कोई मान लीजिए कोई गलती के कोई दंड पाया है, उस दंड के जो है प्राविलंबन मतलब उसको रोक दिया जाता है कुछ समय के लिए। मान लीजिए कोई किसी को जो है दंड दिया गया 3 साल तक कारावास, तो उसको जो है उसको रोक सकता है वो। ठीक है, तो उसको रोक करके समय अवधि को कम कर सकता है। फिर उसके प्रकार को परिहार मतलब उसको रोक सकता है, उसके स्वरूप को जो है कम कर सकता है, उसके समय अवधि को कम कर सकता है। कोई व्यक्ति मान लीजिए दंड पाया है न्यायालय के द्वारा तो उसके दंड के स्वरूप को कम कर देना, दंड के आकार को कम कर देना, दंड के जो है समय अवधि को कम कर देना। ठीक है, तो ये सब जो क्षमादान के प्रकार मतलब स्वरूप हैं। ये कौन क्षमादान के स्वरूप हैं। ये जो राष्ट्रपति जो है कोई भी दंड को जो है
प्रविलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है, विराम एवं लवकरण कर सकता है। तो ये जो है राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसके फिर आगे हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। इसको नोट कर लिया आप लोग। अब इसको जो है वित्तीय शक्तियां देखिए, वित्तीय शक्तियां तो राष्ट्रपति की कौन कौन जो है वित्तीय शक्तियां हैं। तो राष्ट्रपति की जो है कौन कौन वित्तीय शक्तियां हैं, इसको जो है आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो वित्तीय शक्तियां से संबंधित राष्ट्रपति की जो वित्तीय शक्तियां हैं, इससे संबंधित प्रत्येक वर्ष दोनों सदन में बजट रखवाता है। राष्ट्रपति की ये मतलब ये पावर है कि राष्ट्रपति को यह पावर है कि जो है प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में दोनों सदन में ये जो है बजट को प्रस्तुत करवाता है। ओके, तो जो है बजट को जो है प्रस्तुत करवाने की शक्ति राष्ट्रपति की जो है वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट, राष्ट्रपति के आज्ञा से ही धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति का या वित्तीय शक्ति है या वित्तीय पावर है कि वह जो है धन विधेयक या वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत राष्ट्रपति की आज्ञा से ही किया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति जो है आदेश न दे तो धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ओके, तो राष्ट्रपति की आज्ञा से ही धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण रहता है। भारत की जो आकस्मिक निधि है, जो आकस्मिक फंड है, उस पर जो है पूर्णतः नियंत्रण जो है राष्ट्रपति का होता है। यानी आकस्मिक निधि से पैसा खर्च होगा तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट है सैन्य शक्तियां। तो राष्ट्रपति की जो सैन्य शक्तियां, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो राष्ट्रपति जो है थल सेना, वायुसेना और नौसेना का प्रधान सेनापति होता है। राष्ट्रपति थल सेना, वायुसेना, नौसेना के प्रधान सेनापति होता है। ओके, यानी कि हेड होता है। थल सेना, वायुसेना, नौसेना का प्रधान सेनापति राष्ट्रपति होता है। ओके, नेक्स्ट है कि ये जो है थल सेना के अध्यक्ष, वायुसेना के अध्यक्ष, नौसेना के अध्यक्ष, इन तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ये जो है न्यायिक शक्तियां के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्तियां हैं। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। और क्षमादान का जो स्वरूप होता है वो क्षमा है, प्रविलंबन है, परिहार है, विराम है, लवकरण है। वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष दोनों सदन में बजट रखवाता है। राष्ट्रपति की आज्ञा से धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। भारत की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण रहता है। सैन्य शक्तियां हैं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना का प्रधान सेनापति राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं के अध्यक्षों का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट शक्तियां हैं आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी हैं, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी हैं। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां 3 हैं। ठीक है, आपातकालीन शक्तियां जो राष्ट्रपति को जो आपातकालीन शक्तियां प्राप्त होती हैं वो 3 प्रकार की हैं। ठीक है, तो पहला राष्ट्रीय आपात, यानी राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रीय आपात पहला है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जो है किसके माध्यम से लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाया जाता है। तीसरा है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात की घोषणा कौन करता है, वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब हम जो है एक एक करके इसको विस्तृत अध्ययन करेंगे कि राष्ट्रीय आपात क्या है, राष्ट्रीय आपात क्या है, राष्ट्रपति शासन क्या है, वित्तीय आपात क्या है। इसको हम जो है इसके बारे में विधिवत अध्ययन करने जा रहे हैं। तो प्लीज आप लोग अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। तो राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में दिया गया है, राष्ट्रीय आपात, तो राष्ट्रीय आपात जो है अनुच्छेद 352 में दिया गया है।
अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। ओके, अब राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस आधार पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस आधार पर करता है? तो यदि राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए, यदि राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि किसी क्षेत्र में या पूरे राज्य में या फिर देश में युद्ध एवं बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह, ये तीनों के आधार पे युद्ध का मतलब मान लीजिए कहीं क्षेत्र में युद्ध हो रहा है या कोई बाहरी आक्रमण किया है या सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, तो इस तीनों के आधार पे राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने का जो आधार है वो है युद्ध। मान लीजिए किसी क्षेत्र में युद्ध हो रहा है, बाह्य आक्रमण हो रहा है, या मान लीजिए किसी देश से आक्रमण होने का खतरा है और सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति की यह शक्ति है कि उस क्षेत्र में जो है राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा राष्ट्रपति कर दे। तो जो है राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा युद्ध एवं बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से, यानी जो है युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह, किसी क्षेत्र में ऐसी संभावना है कि वहाँ पे युद्ध हो रहा हो, बाह्य आक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह है, तो इस आधार पे राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। ओके, और या जो है मान लीजिए राष्ट्रपति जो है किसी क्षेत्र में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दिया, तो 1 महीने के बाद संसद के दोनों सदनों में इसका अनुमोदन लेना आवश्यक है। यदि संसद के दोनों सदन द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया तो उस क्षेत्र में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की जो है खत्म कर दिया जाएगा, मतलब समाप्त कर दिया जाएगा। तो जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है, इसका जो है अनुमोदन 1 माह में संसद के द्वारा होना आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में दिया गया है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में दिया गया है और राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के द्वारा अनुमोदित, राज्यपाल से प्रतिवेदन जो प्राप्त होता है, यानी राज्यपाल किसी राज्य में जो है वो अपने राज्य में यदि कहीं संविधान के अकॉर्डिंग वहाँ की व्यवस्थाएं नहीं चल रही हैं तो राज्यपाल राष्ट्रपति से कहेगा और राष्ट्रपति के माध्यम से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है और किसके प्रतिवेदन पे? तो राज्यपाल से प्रतिवेदन जब प्राप्त होता है राष्ट्रपति को, राज्यपाल राष्ट्रपति से कहता है कि किसी भी राज्य में वहाँ के जो व्यवस्थाएं हैं वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो जो है राष्ट्रपति जो है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देता है। ठीक, तो राष्ट्रपति शासन राज्यपाल से प्राप्त प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद संसद के 2 महीना के बाद संसद से प्रतिवेदन होना जरूरी है, यानी कि संसद इस बात को जो है प्रूफ करेगा कि जो है हाँ इस क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी है, तभी जो है आगे राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगा रहेगा। अदरवाइज 2 महीने के अंदर अगर संसद जो है इसमें जो है प्रतिभाग, मतलब संसद के द्वारा ये नहीं कहा गया कि जो है इसके आगे राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, तो फिर वो नहीं लगाया जाएगा। ओके, तो इसका प्रतिवेदन, ठीक, तो राष्ट्रपति शासन का प्रतिवेदन 2 महीने में संसद के द्वारा होना चाहिए, अदरवाइज राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये राष्ट्रपति शासन प्रतिवेदन के बाद, यानी कि राष्ट्रपति जब दोनों सदनों के द्वारा इसको जो है मंजूरी मिल जाती है राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में, तो ये 6 महीने तक चलता है और 6 महीने के बाद फिर जो है संसद के द्वारा इसको अनुमोदित कराना आवश्यक होता है, अदरवाइज ये राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाएगा। और ऐसा जो 3 साल तक किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन किसी क्षेत्र में मैक्सिमम 3 साल तक लगाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है तीसरा वित्तीय आपात। और तीसरा हमारा है तीसरा जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपातकाल ये जो है अनुच्छेद 360 में दिया गया है। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में दिया गया है। यदि राष्ट्रपति को किसी क्षेत्र या किसी राज्य में या ऐसा उनको लगे
कि वहाँ की जो है वित्तीय स्थायित्व संकट में है, वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा किस आधार पर करता है? जब किसी देश, किसी क्षेत्र में वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति वित्तीय स्थायित्व संकट, मतलब किसी क्षेत्र में, किसी स्थान, किसी क्षेत्र विशेष या किसी स्थान या किसी राज्य में वहाँ की वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ पे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। और इसको जो है संसद से अनुमोदन 2 माह के अंदर लेना आवश्यक है। यानी वित्तीय आपातकाल की जो है 2 महीने के बाद संसद से अनुमोदन लेना आवश्यक है, अदरवाइज ये वित्तीय आपात खत्म हो जाएगा। तो राष्ट्रपति से 2 महीने वित्तीय आपात किसी क्षेत्र में लागू किया जाता है, इसको जो है संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2 माह के अंदर में इसको जो है अनुमोदन कराना आवश्यक है। ओके, तो ये हमारा जो है आपातकालीन शक्तियां हैं राष्ट्रपति का। तो आज के इस राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित ये हमारा क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो आज हमने जो है इस पूरे क्लास में राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित आप लोगों के साथ डिस्कस किए, और आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पर्पज से। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को देखिए, इसको अपने कॉपी में नोट करिए और इसको जो है तैयार करिए। ओके, तो अब हम इसके आगे जो है इंडियन पॉलिटी, इसके आगे के जो चैप्टर होगा हम न्यू क्लास में आप लोगों को पढ़ाएंगे, अगले क्लास में आप लोगों को पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से निवेदन है, प्लीज़ आप लोग हमारे इस वीडियो के लिंक को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए प्लीज़। तो आज की इस क्लास में इतना ही। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।